तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, फिर से हम आज जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। 50 प्लस आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपको जो है खुद से भी ट्राई करने का प्रयास करना है। ठीक है, पहला पार्ट आपका फिजिक्स करेगा, फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री, लास्ट में जो आपका रहेगा वो बायोलॉजी का रहेगा। तो शुरू करते हैं। यदि ये गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न में से क्या परिवर्तन नहीं होता? त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा और अंतर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। कोई गेंद आप अगर ऊपर फेंकते हो, है ना, तो ये कैसी हो जाती है? इसका जो पथ होता है वो कैसे होता है? पथ, ये भी आपको याद रखना है, वो हो जाता है दोस्तों परवलयाकार, है ना। और बाकी जो है जितनी भी चीज़ें हैं, इसकी स्पीड, स्थितिज ऊर्जा और अंतर, इन तीनों में जो है चेंज हो जाता है। किसी गेंद को आप ऊपर फेंकोगे तो उसकी स्पीड और पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, इनमें जो है चेंज होता है, लेकिन जो आपका त्वरण रहता है वो एक समान रहता है ना। जो त्वरण रहता है वो किसके बराबर होता है? तो त्वरण हमेशा जी के बराबर होता है। त्वरण का मान किसके बराबर होगा? गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर। ए किसके बराबर होगा? जब आप किसी गेंद को ऊपर फेंकेंगे वो जी के बराबर होगा। जी के आपका गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर। किस पर निर्भर करती है आपकी गतिज ऊर्जा? पहला है आपका गतिशील चलनशील पिंड के वेग पर, गतिशील पिंड के भार पर, गतिशील पिंड के दाब पर, या गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। तो ये दोस्तों आपका किस पे? जो गतिज ऊर्जा आपकी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी वस्तु है उसकी गति के कारण, है ना, जो कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं? उस गति की गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन पूछी जाती है, तो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है आपकी 1/2 mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर, ठीक है। के ई बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, ये भी आपको नोट कर लेना। ये इसकी क्या है? इक्वेशन है। तो क्या नोट करती है? जो ये है आपका क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर इक्वल होती है? ये आपका क्या है? द्रव्यमान। एम बराबर आपका क्या है? द्रव्यमान, और वी बराबर आपका क्या है? वेग, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है दोस्तों। कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा कितना भार रहता है? 0.3, 0.5, 0.1 डी। तो आपने शायद बर्फ को पानी में डुबा कर देखा होगा कभी, तो कितना जो हिस्सा इसका जो है बाहर रहता है, तो आपको बताना है। तो ये रहता है दोस्तों आपका, अगर बर्फ़ की बात करें, जब आप, ये बर्फ़ है, कोई बर्फ़ का टुकड़ा है ना, ये पानी है, ठीक है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो इसका जो है 90% भाग जो है पानी में डूब जाता है, ठीक है। 90% भाग पानी में डूब जाता है, और क्या, 10% भाग जो इसका पानी से ऊपर रहता है, जो किसके बराबर होता है? मात्र 0.1 के, है ना, 0.1 हिस्से के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 0.1% भाग पानी के बाहर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, 0.1। तो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है शुद्ध जल का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। और बर्फ का घनत्व कितना होता है? बर्फ का घनत्व तो है 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिक। कितना होता है? जो शुद्ध जल है आपका उसके 1/9 गुना अधिक होता है। ये भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। अगला है, पानी से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो किसके कारण होती है? तो राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी। तो ये होती है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है दोस्तों किस कारण होती है? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अगला है मानव जाति के सुनने की सीमा है, तो बताइए कितनी ध्वनि जो है मानव जाति सुन सकती है। 50 से 50,000 हर्ट्ज, या 40 से 40,000, 30 से 30,000, तो कितना कितना जो है कितनी क्षमता होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है आदमी सुन सकता है ना। तो हर्ट्ज किसकी इकाई है, आवृत्ति, ये भी आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है, कितना होता है, उनकी द्रव्यमान गुणज के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के समानुपाती, उनकी त्रिज्याओं के गुणज के समानुपाती, या बलों के गुणज के समानुपाती। तो बताना है आपको, तो किसके होता है, उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती, ऑप्शन नंबर ए। तो न्यूटन का जो आपका पता है, न्यूटन आपको पता है क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है आपका जी m1 m2, ये क्या है, द्रव्यमान है, और आर का उसकी त्रिज्या, ठीक है, और जी क्या आपका नियतांक है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी कहते हैं। और इसका मान कितना रहता है, इसका मान सभी स्थानों पर जो है नियत रहता है, जी का मान। तो एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये रहता है। और जी जो यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसका मान कितना रहता है, 6.67 इंटू 10⁻11 ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। कभी कभी भी यूनिट पूछ जाती थी, यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ये इसकी क्या रहती है, यूनिट रहती है, इसे भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 16 इंच की त्रिज्या में मंडित एक नवतोदर दर्पण के सामने खड़ा है, उसकी नाक दर्पण से 4 इंच की दूरी पर है, उसकी नाक का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा। तो आपको बताना है, ये लेंसों से संबंधित आपका, तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण समीकरण, है ना। दर्पण समीकरण क्या होती है, दर्पण समीकरण रहती है आपकी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बराबर कितना, 2/r, ठीक है। तो 1/4 दिया है, -4 आपका क्या दिया है, उसकी दर्पण से दूरी कितनी है, -4, ठीक है, प्लस 1/v में आपका कुछ नहीं दिया है, और r आपका कितना दिया है, r का मान जो दिया है दोस्तों आपका, त्रिज्या कितनी दी है, 16 इंच, तो 2/-16, ठीक है। तब आपको जो इसे सॉल्व करना है, 1/v जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा दोस्तों, जब आप इसे काटोगे तो कितना आएगा, 8 1/8, और बाकी आप जब इसे करोगे सॉल्व तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1/v बराबर 1/8 बराबर v बराबर होगा आपका 8 इंच। जब इसे आप सॉल्व करें तो 2 इससे जब काटोगे तो ये कितना आएगा, 8, ठीक है, 1/8 क्या आएगा इसका राइट आंसर, और v का मान जो आएगा वो आएगा 8 इंच। तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूब की संरचना है, तो षटकोणीय, घनीय, छोटी ट्यूब, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी होती है कार्बन नैनो ट्यूब्स की संरचना, ऑप्शन नंबर ए, हेक्सागोनल रहती है, ठीक है। किसी अपारदर्शी वृत्ताकार चकती द्वारा होने वाले विवर्तन की स्थिति में केंद्रीय छाया सदैव होती है। तो आपको बताना है चमकीली, काली, रंगीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैसी होती है, चमकीली, है ना। जब किसी अपारदर्शी चकती को, जब कोई अपारदर्शी चकती है प्रकाश तरंग के रास्ते में जो है रखा जाता है, तो इस पे जो बनेगा वो कैसी होगी, केंद्रीय जो छाया बनी वो कैसी होगी, चमकीली, ब्राइट, ठीक है। और ये जो बनती है इसे क्या कहते हैं, जो ब्राइट कलर की बनती है इसे कहते हैं दोस्तों आपका फ्रेस्नल बिंदु, क्या कहते हैं, फ्रेस्नल बिंदु जो है इसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो इस प्रकार से आपकी जो चकती रहती है गोलाकार, ठीक है, और यहाँ से आपका क्या है, ये आपका प्रकाश है, तो यहाँ पर जो ये जो बनेगा ये कैसी बनेगी, चमकीली।
और ये इधर से ये इसके चारों ये जो छाया बनेगी इधर चमकीली छाया बनेगी, ठीक है, छाया। ये आपको क्या है, प्रकाश। अगला है सरल आवर्त की गति के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? जड़त्व, प्रत्यायन बल, भौतिक माध्यम या गुरुत्वाकर्षण। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आवश्यक नहीं है, आपको बताना है। तो ग्रेविटी जो है आवश्यक नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों आवश्यक है, ये तीनों आप नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी, जी जो आवश्यक नहीं है। अगला है L/2 लंबाई, त्रिज्या आर तथा एन दृढ़ता गुणांक वाले पदार्थ के एक बेलन को एक चक्कर पूरा ऐंठन हेतु आवश्यक ऐंठनकारी बल युग्म होगा। तो आपको बताना है क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तब क्या होगा। भूमध्य रेखा पर किसी व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाएगा, या और क्या क्या ऑप्शन इसके, ध्रुवों पर किसी व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाएगा, भूमध्य रेखा पर व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या पृथ्वी की सतह पर कहीं पर भी आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा, जब व्यक्ति जो है, जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर किसी व्यक्ति का जो आभासी भार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। है ना, तो क्या होगा, किसी पिंड पर, भूमध्य रेखा पर जो है किसी पिंड का जो है भार बढ़ जाएगा, और जो ध्रुवों पर है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। जब पृथ्वी घूमती है तो फर्क कहाँ पड़ता है, यहाँ पर भार कैसे होगा, कम होगा, ठीक है। जब घूमेगी तो भार उतना नहीं होगा, यदि घूमना बंद कर देगी तो यहाँ पर जो है भार बढ़ जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा आपको पता है सेंट्रल से गुजरती है पृथ्वी के, ठीक है। लेकिन ध्रुवों पर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्रुवों पर जैसा है वैसा ही इफेक्ट रहेगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 18 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान एक कण की रेखीय गति b बराबर 3 टाइम मीटर पर सेकंड है, तो t बराबर जो है 4 सेकंड पर त्वरण का परिणाम होगा। तो आपको बताना है क्या होगा। बाकी आपको पता है त्वरण बराबर क्या होता है, v²/r, ठीक है। और तो कितना है, बस v² का मान आपके पास कितना दिया है, v1 v2 का मान कितना है, ए बराबर आपका दिया है 3 गुणा 4 का स्क्वायर बटे आपको आर है, ठीक है, त्रिज्या है। अब बस ये कितना दे रहा है, आर का मान कितना है, 18 मीटर त्रिज्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा आपका, त्वरण का मान कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि वेग समय ग्राफ अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा। वस्तु नियत वेग से चल रही है, इसका त्वरण 0 है, ग्राफ का क्षेत्रफल या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। देखो यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के साथ चल रहा है, वेग समय ग्राफ कैसे होता है, ये आपका समय है, ये आपका क्या है, ये आपका वेग है यू, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट चल रहा है, v बराबर कैसा है, कांस्टेंट समय के साथ चल रहा है, तो क्या होगा, तो वस्तु जो क्या होगा, वस्तु नियत वेग से चलेगी, बिल्कुल चलेगी। इसका त्वरण भी जो है ए बराबर क्या होगा, 0 होगा, और ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, जो क्षेत्रफल होगा वो वस्तु के विस्थापन के बराबर होगा, है ना। जो भी वस्तु है उसके विस्थापन के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, एक कुंडली के सिरों पर 20 वोल्ट की आपूर्ति करने पर 800 कैलोरी पर सेकंड विकसित होती है। कुंडल का प्रतिरोध है, प्रतिरोध आपको बताना है। चूंकि हम जानते हैं P बराबर v²/r, ठीक है। तो R बराबर क्या होगा, v²/p। तो v का मान दिया है यहाँ पर वोल्ट, कितना दिया है, v बराबर आपको दिया है 20, ठीक है, और p बराबर कितना दिया है 800। तो बस आपको सिंपल सा मान रखना है।
तो क्या है आपका आर बराबर का आपको निकालना है प्रतिरोध, तो 400 आपका दिया है बटे बी, क्योंकि वी का मान कितना है 20, 20 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 400, ठीक है। तो 400 बटे 800, 800 क्यों है क्योंकि पी का मान कितना है 800 गुणा कितना आएगा 4.2, तो ये आएगा आपका वहाँ 1.8.4 और बराबर किसके आएगा, ये आएगा आपका 0.12 ओम के बराबर आएगा, ठीक है। कितना आएगा 0.12 ओम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कण 5 पर मीटर सेकंड के वेग से पूर्व की ओर चलायमान है। 10 सेकंड में वेग परिवर्तन होकर 5 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर हो जाता है। इस समय में औसत त्वरण है, तो एवरेज त्वरण आपने निकालना है। क्या होगा, तो वेग परिवर्तन का परिणाम क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर देखिए आपका वेग परिवर्तन का परिणाम होगा बराबर, ये होगा आपका रूट में है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ √50, और ये आएगा आपका 5√2, ठीक है। वेग परिवर्तन का परिणाम आपका कितना है 5√2। अब देखिए, अब त्वरण त्वरण आपको निकालना है, त्वरण आएगा आपका 5√2, वेग परिवर्तन तो आपने निकाल दिया बटे 10, समय आपका दिया है, तो इसके बाद आएगा आपका ये कितना आएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका √2/2, क्योंकि 5 से कट जाएगा ना 2 बार, ठीक है। और फिर आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप यहाँ से ये हटा दोगे तो आएगा 1/√2, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब देखो त्वरण आपको निकालना है, त्वरण तो त्वरण कितना आएगा आपका, राइट आंसर क्या होगा आपका इसका, ऑप्शन देख लेते हैं, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर n-w, तो ये आएगा क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1/2 क्या आएगा था 1/2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड एनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण है। ये आपका यहाँ पर केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू हो चुका है, तो बताइए आइसोटोप कैसे होते हैं। आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक भी कहते हैं, ठीक है। समस्थानिक आपको रखनी है परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान होगी तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी समान होगी, और परमाणु भार भिन्न, परमाणु भार भिन्न, ठीक है। परमाणु संख्या समान, परमाणु भार भिन्न, तो जैसे एग्जाम्पल है आपका कार्बन के क्या है, देखो कार्बन के 2 समस्थानिक है, एक है आपका कार्बन 12, दूसरा आपका 6 कार्बन 13, ठीक है। और उसी प्रकार का आपका क्लोरीन के कितना है, क्लोरीन 17 35 और क्लोरीन 17 37, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, रासायनिक गुण जो है इसमें समान होता है, क्योंकि परमाणु संख्या समान होती है तो रासायनिक गुण भी कैसे होता है, समान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेज, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना शामिल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आपका प्रश्न बना है, इसमें इलेक्ट्रॉन का खोना शामिल है, या इसमें विद्युत ऋणात्मक का घनत्व जुड़ना शामिल है। तो ऑक्सीजन स्टेट से क्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑक्सीकरण में क्या होती है आपका, एक इसमें होता है आपका रिडक्शन में, ठीक है। इसमें आपका ऑक्सीकरण में आपका ऑक्सीजन जुड़ती है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना शामिल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जो जुड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है दोस्तों, उससे आपकी क्या होती है अपचयन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें नहीं जुड़ता है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, नोट कर लेना। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। तो चौथे समूह चौथे आवर्त में आपका कौन सा आएगा, आपका आएगा पोटेशियम से लेकर ना, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कौन सा आएगा इसमें,
तो इसमें आएगा आपका टाइटेनियम 22। क्या आएगा 22 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी होती है टाइटेनियम की 22। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उत्पाद क्या बनता है? तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम परऑक्साइड या सोडियम मोनोक्साइड। तो क्या होगा सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा Na2CO3 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग आपको पता है किसमें किया जाता है? इसका उपयोग आपके खाने में किया जाता है ना, खाने का सोडा के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अगला है सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार के बंध हो सकते हैं? तो आपको बताना है। तो सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार के बंध हो गए? क्योंकि सल्फर जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्लोरीन से ना। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इस प्रकार के उसमें किस प्रकार का बॉन्ड बनता है? आपका पोलर बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? CCCHCl3। तो बताना है क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में तो आना चाहिए क्लोरोफॉर्म का क्या होता है। CHCl, है ना, 3 कार्बन होते हैं तो ट्राइक्लोरोमेथेन, ऑप्शन नंबर बी। या तो आप क्या लिख सकते हैं कि 111, क्योंकि तीनों में क्लोरीन जुड़ा है, 1 कार्बन पे क्लोरीन दूसरे, तो 111 3 बार क्लोरीन जुड़ा है तो 111 ट्राई क्लोरो। कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है और एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथा। ठीक है, तो ट्राई क्लोरोमेथेन। अगला है लुईस के अनुसार लिगेंड होते हैं तो क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के, न अम्लीय न क्षारीय या कुछ अम्लीय तथा कुछ क्षारीय। तो क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस लिगेंड आर? तो कैसे होते हैं? राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो मिलता है, क्या मिलता है? क्लोरोफॉर्म, एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल या फोर्जिन। तो आपको बताना है एसीटोन को जब ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो क्या बनता है? तो ये बनता है आपका क्लोरोफॉर्म। तो रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं सिंपल सी रिएक्शन। ठीक है, ये आपका 2CH3COCH3, इसको क्या कहते हैं? आपको एसीटोन क्या कहेंगे? एसीटोन। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बैलेंस कर रहे हैं हमें ना, यहाँ पे आएगा आपका 6। तो ये क्या देता है? ट्राइक्लोरो एसीटेन। तो ये देगा आपका 2CCl3 प्लस COCH3, इसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरो एसीटोन। प्लस साथ में क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ 3 आएगा बैलेंस के लिए, और साथ में आपका निकलेगा 3Ca कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी? ट्राइक्लोरो एसीटेन की रिएक्शन जब करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो यहाँ पर निकला CaOH का होल ट्वाइस, जैसे इसके साथ इसके रिएक्शन करवाएंगे तो किस में टूटेगा? ये टूटेगा 2CHCl3। ये क्या आपका क्लोरोफॉर्म, क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और साथ में आपका क्या निकलेगा? कैल्शियम एसीटेट CH3COO2Ca, ये बाहर हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो ये इसकी रिएक्शन है, आप देख लेना। तो बाकी बढ़ते हैं, अगला है निम्न में से एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 रहते हैं, 10 रहते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। तो देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। pyridine है आपकी, तो ये है आपका, तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके कितने देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो आप कितने हैं 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर है। तो आपको बताना है कौन सा जो है राइट आंसर है ना। तो देखो लोन पेयर भी आपका काउंट होगा, लोन पेयर माइनस ये काउंट होगा, जहाँ पर प्लस होगा यहाँ पर प्लस होता तो ये काउंट, इसका इलेक्ट्रॉन आपको काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो 2 4 एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ 6। तो ये आपका क्या है एरोमेटिक। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ पर क्या इसका लोन पेयर काउंट होगा, तो इसका लोन पेयर यहाँ पर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों आपका x प्लस वाई, ये दोनों आपके एरोमेटिक है। अगला है तापमान में वृद्धि होने पर किस द्रव्य का पृष्ठ तनाव, किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव बढ़ता है घटता है वही रहता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा युग्मक धातु वर्ग से संबंध है। कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फोरस जो है आपका मेटल से संबंधित है। अगला है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 32 है, आवर्त सारणी में इसका संबंध किस ब्लॉक से है, तो बताना है। 32 है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो जिसमें भी आपके अंतिम इलेक्ट्रॉन आएंगे वही आपका ब्लॉक होगा। ठीक है, अगर पी में आएगा तो पी ब्लॉक में, डी में आएगा तो 32 है। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आएगा आपका 3d10 4s2 4p6। देखो 6 2 8 10 और 8 18 6 24 और 2, ये आपका कितना हो गया 2 2 4 2 2 4 6 4 10 तो 12 6 18 10 28 तो 28 और 2 30 और 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा है ना, हमने ज़्यादा कर दिया। पी में कितना आएगा 2 4p2, तब जाके 32 होगा। ठीक है, तो पी में आ रहा बाह्य कोश में 4s2 4p में आ रहा है दोस्तों है ना। तो किस ब्लॉक का हो गया आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो इसका नाम क्या है जर्मेनियम है ना, Ge। ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम आपका एक तत्व है। अगला है ये दे रखा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको बताना है, कितने हैं 4 है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो आपके बाह्य कोश में है, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो बाह्य कोश कौन सी आपकी यहाँ पे, तो 3s2 3p2, ये आपका बाह्य कोश है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो 4 ही है। ठीक है, तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक संगठन अभिक्रिया निरूपित करता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एसीटोन, पैराफॉर्मेल्डिहाइड या ओरलोन। कंडेंसेशन रिएक्शन किसमें होगी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये हो गया आपका एसीटोन में। ठीक है, किसमें होगी एसीटोन। संगठन अभिक्रिया क्या होती है जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आप काउंट करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप से ना। यहाँ पर देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप है, सी के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बगल वाला कार्बन के पास अल्फा ग्रुप। तो यहाँ से है ना, इसके बगल में देखो इस कार्बन के पास 3 3 अल्फा है हाइड्रोजन। ठीक है, एसीटोन, बाकी इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ कौन करते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो देखो इन सब ऑप्शन में आपका जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो सिर्फ किस में होती है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप है। तो CO इसमें है बस, बाकी किसी में भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें भी आपका नहीं है, इसमें भी आपका नहीं है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में ही आप अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्न में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो आपको बताना है
परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या जैविक पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण आपको देखोगे तो पर्यावरण आपका कितने भागों में, ये है आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण। अब देखो इसमें आपका क्या आता है, एक तो आता है जैविक, दूसरा आता है आपका जैविक, तीसरा जो आपका आता है वो आता है सांस्कृतिक। तीन चीज़ें आपकी इसमें शामिल होगी। तो जो जैविक होगा उसमें आपका आएगा वायुमंडल, दूसरा आएगा आपका जलमंडल, तीसरा आएगा आपका स्थलमंडल। किसमें? अजैविक में। ये आप नोट कर लेना, स्थलमंडल। और जैविक की बात करें तो जैविक में आता है आपका उत्पादक, क्या क्या आता है इसमें? आता है उत्पादक, दूसरा आता है उपभोक्ता, तीसरा आता है अपघटक। ये आपके किस में आते हैं? जैविक पर्यावरण में, अपघटक। और सांस्कृतिक पर्यावरण में आपका क्या आता है? सामाजिक, जो आपके सामाजिक रहते हैं, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपके सांस्कृतिक इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने पर्यावरण का जो है पोस्टमार्टम यहाँ पर कर दिया है। तो बढ़ते हैं अगले का। इस प्रश्न का आपको करना है पोस्टमार्टम। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्न में से क्या होता है? तो जाइलम जल, जाइलम आपको ट्रिक याद रखनी है, जाइलम बराबर होता है जाल जल, ठीक है, और फ्लोएम बराबर होता है फल। ठीक है, जौ से जल, फौ से फल, जौ से जल, फौ से फल। तो जाइलम जल का करता है और फ्लोएम क्या करता है? फल को पहुंचाता है। जाइलम जड़ से जल, जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसे पौधों में पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन का। तो जाइलम क्या करेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जल का वह है। अगला है एक एंटीवायरस पदार्थ जो कोशिकाओं में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है। तो एंटीबॉडी, इंसुलिन, इंटरफेरोन या ट्रांसफेरोन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन कहते हैं। ठीक है, यह क्या करता है? कोशिकाओं की विषाणुओं से रक्षा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? आइजैक और किसने की थी? आइजैक और लिंडमैन, लिंडनमैन। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। 1957 में, जो कोशिकाओं में जो है विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है। कौन रोकता है? इंटरफेरोन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गए शैवाल में से किस में पाया जाता है? क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा या साइनोफाइटा। तो बताना है आप। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया आपको सभी को पता है क्या कहते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, साइनोफाइटा है ना। इसमें क्या था आपका? साइनोफैक्टी बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है साइनोफाइट आदि, एनाबिना। इसमें आता है आपका साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइट आता है, एनाबिना आता है। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाते हैं। जो क्या करते हैं? आपकी जो भूमि की उर्वरता शक्ति इन्हें बढ़ाते हैं आपका, है ना। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत, नील हरित शैवाल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला है पारितंत्रकों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आपको बताना है इकोसिस्टम का डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। महासागर, झील, घास स्थल, मैग्रोव। मैग्रोव आता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका? 54। तो सबसे पहले आपका आएगा मैग्रोव, फिर आएगा घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न समूह में से आप ऐसे पौधे जो बीजाणु और भ्रूण तैयार करते हैं किंतु उसमें संवहन और बीज का अभाव रहता है, किस समूह में रखेंगे? तो किस में रहेंगे आपका? ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा में। ठीक है, ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे हैं, बीजाणु और भ्रूण तो इसमें होता है, संवहन, ऊतक और बीज का जो है इसमें अभाव रहता है। ठीक है, ना ही ब्रायोफाइटा में आपको फूल देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे मॉस है आपका, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है, लिवर वॉट्स है, लिवर वॉट्स है, लिवर वॉट्स, और इसके अलावा आपका हॉर्न वॉट्स है। ये आपके किसके हैं? वॉट्स। ठीक है, ये आपके किसके हैं? ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। प्रदूषण के भी अच्छे सूचक इनको माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। इनकी लगभग 20,000 प्रजातियां हैं। कितनी हैं? 20,000 ब्रायोफाइटा की। किस भूवैज्ञानिक अवधि में पुष्पीय पादप अस्तित्व में आए? तो आपको बताना है राइट आंसर,
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिटेशियसी में है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक ही पुष्प के परागकोशों से परागकणों का उसी पुष्प के वर्धकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। विषम युग्मन, समजाति परागकण, स्वक युग्मन या पर निषेचन। तो क्या होगा? तो ये कहेगा ऑटोगैमी है ना, एक ही पौधे पर होगा जिसमें निषेचन को क्या कहेगा? स्वयुग्मकन। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा जीव किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? तो इल्ली, जंगली सेब, मेंढक, गौरहिवा, शिकरा। तो क्या करेगा दोस्तों? आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिल्ली, इल्ली है ना, यही जो है इल्ली। मतलब इसमें कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कौन आते हैं? जो हरे पौधों से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे इल्ली हो गया आपका, इल्ली हो गया, गाय हो गया, और आपका हिरण हो गया, जो मतलब घास पेड़ पौधों को खाते हैं। खरगोश हो गया, ठीक है, आदि इस प्रकार के खरगोश, इस प्रकार के जो भी आते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता के अंदर क्या आते हैं? जो इनको खाते हैं, किसको? बकरी को, है ना। इनके अंतर्गत क्या आते हैं? शाकाहारी, जो शाकाहारी भोजन को खाकर जो है अपना जीवन यापन करता है। तो द्वितीय उपभोक्ता में आपका आता है मेंढक, जैसे मेंढक टिड्डा को खाता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। इसके बाद तृतीय उपभोक्ता जो आते हैं वो मांसाहारी जीव है, जो मतलब द्वितीय को भी खाते हैं, है ना। जैसे सांप, सांप किसको खाता है? मेंढक को। तो बन गया आपका इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। पहले आएगा आपका पेड़ पौधे, है ना, उत्पादक, फिर आपका क्या आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, गाय, गाय क्या खाएगी इसको? फिर गाय को कौन खाएगा? गाय आएगा आपका, फिर आपका आएगा टिड्डा, टिड्डा ये दूसरे में आएगा आपका, इसमें आएगा मेंढक, टिड्डा को खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा? आपका, है ना, मांसाहारी जीव, सांप खाएगा। तो ये आते हैं ना, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना। अगला है C4 पौधों की पत्तियों में से मैलिक अम्ल का निर्माण किन कोशिकाओं में होता है? तो C4 पत्तियां किसमें होती है? फ्लोएम, पुच्छादन, बाह्य त्वचा या मीजोफिल? ऑप्शन नंबर ए, मीजोफिल में। ठीक है। C4 जो पत्तियां रहती है दोस्तों, किसमें? गन्ने में पाई जाती है। किसमें? गन्ने में। ठीक है। और जो मैलिक अम्ल का निर्माण वो किसमें होता है? मीजोफिल में। नोट कर लेना आप, आ सकता है मिलान वाले में। अगला है जीन की सहलग्नता की खोज की किसने की? मेंडल, डार्विन, मॉर्गन ने, डब्ल्यू एटसन ने। तो राइट आंसर क्या है आपका? सी, TH मॉर्गन है ना। जीन की सहलग्नता की खोज, लिंकेज ऑफ जीन। ऐसे जीन जो कीटाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं स्थित होते हैं, किसमें होते हैं? RNA, प्लाज्मिड, DNA या पॉलीराइबोसोम्स, किसमें होते हैं? या केंद्रक के वृत्ताकार में। तो ये होते हैं आपके प्लाज्मिड में। ठीक है। जो जैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं वो किसमें होते हैं? प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, वायरस, प्रोटोजोन्स। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वायरस। ठीक है। ये कैसा होता है? उपकोशिकीय, ये इसका अपवाद है। वायरस मतलब विषाणु। अब आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन तथा श्वान ने। किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान ने जो यह सिद्धांत दिया। इंपॉर्टेंट है, कब दिया था? यह दिया था आपका 1839 में। ठीक है, कई बार पूछा जाता है तो नोट कर लेना। अगला है सहलग्नता की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो किसने की थी? लिंकेज, कंसेप्ट ऑफ लिंकेज। तो ये की थी बैटसन एंड पुनेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इन्होंने किसमें की थी? पोल्ट्री और मीठे मटर, पोल्ट्री और मीठे मटर में। मानव हृदय होता है पेशीजनक,
तंत्रिकाजन्य। कैसा होता है हमारा हृदय? पेशीजनक, ठीक है, मायोजेनिक। किसकी विशेषता है? जो कशेरुकी होते हैं उनकी विशेषता है। कशेरुकियों में जो है पेशीजनक आपका हृदय पाया जाता है, पेशियाँ रहती है जिनमें, है ना। तंत्रिकाजन्य नहीं, न्यूरोवाल नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अध्ययन पात्र एक्स सीट जैव विविधता में से संरक्षण का है? XC2, तो आपको बताना है, तो ये है दोस्तों XC2 जो आपका वो है जीन बैंक, ठीक है। XC2 किससे संबंधित? आपका जीन बैंक। हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है? तो बताइए ऐसा कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन ब्लड में घुला रहता है? केंचुए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब जो रक्त का रंग का लाल होता है दोस्तों, किसके कारण होता है लाल? वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल है, तो बताना है आपको क्या होता है इनमें से? एक प्रोकैरियोटिक हिस्टोन के बिना गोलाकार DNA स्ट्रैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आप नोट कर लेना। प्रोकैरियोटिक विशेषता क्या है? इसमें हिस्टोन के बिना, हिस्टोन नहीं पाया जाता है ना, एक गोलाकार DNA स्ट्रैंड रहता है, ठीक है, नोट कर लेना। प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की क्या विशेषता? अगर यूकैरियोटिक पूछा जाएगा तब यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? डबल। प्रोकैरियोटिक में आप देख लेना एकल गोलाकार DNA स्ट्रैंड, हिस्टोन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में आपका डबल गोलाकार DNA स्ट्रैंड पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा हिस्टोन पाया जाता है इसमें ना, एक इसमें क्या पाया जाता है? हिस्टोन, जबकि इसमें हिस्टोन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में ये चीज़ें पाई जाती है। अगला है अधिकांश मानव कोशिकाएं एक जलीय विलयन से घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा द्रव कहते हैं। क्या करता है? कोशिकाओं के बीच की जगहों को यह भरता है, जिसमें क्या क्या रहता है? पानी, एमिनो अम्ल, शर्करा, वसा अम्ल, हार्मोन्स, ये सारे इसमें रहते हैं, है ना। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों के उत्पादन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विस। क्या क्या जो है इसकी सेवाएं हैं? पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या क्या है? प्रमुख पारिस्थितिक को है, पहला है आपका वायु पोंछा जा सकता है और जल शोधन, जल शोधन, ठीक है। दूसरा आपका है, सेकंड है आपकी वर्षा। तीसरा जो आपका आता है पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, वो आता है आपका फसल परागण, और चौथी जो आपकी सेवा है वो है अधिशेष कार्बन का आंकलन, ठीक है। ये इसकी सेवाएं, 4 प्रकार की सेवाएं हैं। अगला है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा रोगजनक कशावी नहीं है? कौन सा है? ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये है 50 क्वेश्चन आपके समथिंग यहाँ पर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।